रुके रुके, आ रहे हैं आपके टीचर, आ रहे हैं, एक सेकंड बस। तेरे को तुम्हें कहा दिख रहा है? चल रहा है भाई, अब वीडियो, चुप हो जा, रुक जाइए बच्चों, आपके सर कुंडी तो लगा लें। तो गाइज शुरू करते हैं। आज का लेक्चर आपका बायोटेक के ऊपर है, ठीक है। बायोटेक या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये आपकी साइंस की एक ऐसी फील्ड है जो इंटीग्रेट करती है आपकी पुरानी टाइम के साइंस को और आज के टाइम की जो मॉडर्न साइंस है उसको, दोनों का ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का मतलब हमने दोनों चीज़ों को मिला के कुछ ऐसा काम कर दिखाया जो आज तक पहले के टाइम पे बहुत लो लेवल पे होता था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ही हाई लेवल पे होता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते या फिर कल्पना के बाहर है ये सारे काम इस तरीके का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, करती क्या है, हमारे काम कैसे आती है, उसको बीच में घुमाता रही हो, बंद नहीं होना चाहिए वो अब, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं भाई ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी। तो भाई ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, मार्कर तो आपको दिख नहीं रहा होगा। टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स फ्रॉम द ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेस यूजफुल ह्यूमन्स। अब सुन लो भाई मेरी बात क्या बोलना चाहता है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी, हम एंजाइम्स या फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया करते थे अपने डिफरेंट ह्यूमन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, पहले के टाइम पे अगर हमें कोई नई ब्रीड चाहिए होती थी, मतलब तुम कह सकते हो कि मुझे जर्मन शेफर्ड का कुत्ता चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते थे, दो अलग अलग ब्रीड्स का मेट कराते थे, मतलब उनकी मीटिंग कराते थे, उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स कराते थे, जिसकी मदद से उन्हें एक नई ब्रीड मिलती थी। ये भी एक तरीके की बायोटेक्नोलॉजी ही है। अब हम बात करते हैं कि आज की बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो आज के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे किया, अब हम लोगों को ब्रीड नहीं कराते, अब हम लोगों के जीन को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसके जीन के अंदर चेंज करते हैं, जिससे हम उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप ही चेंज कर देते हैं, मतलब उसके सोचने समझने की शक्ति, उसके बाहर का मतलब जितना भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, सब कुछ। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ये जिसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो, कह सकते हो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी। अब हमारे पास ये बहुत सारे प्रोसेसेस है, इनको मैं धीरे धीरे करके आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अब हमारे पास ये EFEB क्या था, ये हमारे पास एक तरीके की संस्था थी। जो संस्था क्या काम करती है, हमारे पास द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। अब हमारे पास जो नेचुरल साइंस है, मतलब बेसिक साइंस तुम लोगों ने आज तक जो पढ़ी है उसका, और तुम्हारे सेल्स का, सेल्स के पार्ट्स का, ऑर्गेनिजम्स का, इन सबको इंटीग्रेट करती है साथ में। किसके लिए इंटीग्रेट करते हैं? ह्यूमन के यूज़ के लिए। मतलब जो काम अब ह्यूमन 10 मिनट में पहले करता था, अब वो काम इन चीज़ों की मदद से वो 5 मिनट में करने लग गया। मतलब तुमने सुना होगा, जैसे अब तुम्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स कराना है, उसके बाद तुम्हें बेबी चाहिए, तो वो बेबी को होने में गेस्टेशन पीरियड में मानो 9 मंथ लगते थे, लेकिन इस बायोटेक की मदद से उस चीज़ को ही करने में बहुत कम टाइम में होने लग गई ये सारी चीज़ें। मानो तुम्हें थोड़ा सा कर्ड चाहिए, थोड़ा सा दही चाहिए, उस दही को पहले जमाने के लिए तुम्हें 24 घंटे लगते थे, लेकिन अब के टाइम पे वही दही करोड़ों के अमाउंट में, करोड़ों मिलीलीटर्स, करोड़ों लीटर्स के अमाउंट में डेली के डेली प्रोड्यूस करी जाती है। सोचो कैसे। तो इसी का जवाब है ये चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करिए कैमरामैन जी। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब क्या क्या उसके सिद्धांत है, इस प्रिंसिपल मतलब क्या क्या इस चीज़ के बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या सिद्धांत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, हम किसी भी, हमें कोई डिज़ायर्ड जीन है, डिज़ायर्ड जीन का मतलब जैसे अब मैं बात करता हूँ ह्यूमंस के अंदर जो फीमेल्स होती है, जिस टाइम पे उसका प्रेगनेंसी का पीरियड खत्म होता है, जिस टाइम पे अपने बेबी को वो बर्थ देती है, तो उसका जो पहला मिल्क होता है जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रम बहुत मतलब कह सकते हो उसके अंदर एंटीबॉडीज भर भर के मतलब घुसी हुई होती हैं। अब यही मिल्क अगर उस बच्चे को लाइफ टाइम दिया जाए या फिर किसी को भी लाइफ टाइम पिलाया जाए, तो बच्चे की इम्यूनिटी हद से ज़्यादा स्ट्रांग होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपने डिजायर्ड जीन को निकालना शुरू किया लोगों के अंदर से, ठीक है, बहुत सारे जानवरों के अंदर से, बहुत सारे बैक्टीरिया, एंजाइम्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर से उस जीन को निकालना स्टार्ट किया। बात करते हैं अब हमारे पास टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब हम उस जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री चेंज कर दे रहे हैं। केमिस्ट्री का मतलब उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स लगे हैं, बहुत सारे बेसिस लगे हैं, उन सबको हमने चेंज कर दिया। आगे की बात करते हैं, तो जैसे DNA है, RNA है, टू इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमने लोगों का DNA आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया। आइसोलेट का मतलब उसकी बॉडी से वही DNA निकाल के किसी और की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद बात करते हैं इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे हमने उस चीज़ के अंदर जीन डाला, मतलब किसी और बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया हमने अपना जीन, तो उस चीज़ के फिनोटाइप्स चेंज हो गए, मतलब एक्सटर्नल उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगे। जैसे तुमने देखा होगा बेन 10 पहले कार्टून आता था, उसके अंदर वो अपनी ओमिट्रैक्स पे क्लिक करता था और उसका एक्सटर्नल पूरा स्ट्रक्चर, उसके फिनोटाइप चेंज होते थे। तो फिनोटाइप्स को शायद तुम हल्का हल्का समझ रहे होगे कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था।
बात करते हैं। तो बायो प्रोसेस क्या होती है या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है। अब हमने डीएनए तो पकड़ लिया भाई, अब खाली डीएनए लेने से उसको किसी की बॉडी में इंजेक्ट करने से कोई बात नहीं बनती। मेन काम है उस डीएनए को आइसोलेट रखना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब तुमने क्या किया, तुमने भाई डीएनए तो निकाल लिया और उसको खुला छोड़ दिया, तो भाई खुले डीएनए पे क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं करेंगे? बहुत सारे अलग अलग चीज़ के जो अनडिजायर्ड चीज़ें हैं, मतलब जो तुम्हें चाहिए भी नहीं फिर भी वो आ रही हैं, तो वो भी इस डीएनए के साथ साथ किसी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, और जो तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट कभी तुम्हें मिलेगा ही नहीं। मतलब तुम जो प्योर प्रोडक्ट चाहते हो वो कभी मिलेगा ही नहीं। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या करती है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, मतलब उसको स्टेराइल रखती है, बाहर के इन्वायरमेंट से बिल्कुल कट टू कट कर देती है। क्या, किसकी मदद से? ताकि अब हमारे पास जो कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट रहे। कंटामिनेशन फ्री का मतलब वहां पे कोई भी अनडिजायर्ड चीज ना हो जो हमें नहीं चाहिए। बात करते हैं आगे की, इसे हम केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं या फिर प्रोसेसेस कहते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास किस लिए होता है, ये एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब, यानी जो भी चीज़ हमें चाहिए सिर्फ उसकी ग्रोथ करने देता है। आगे बात करते हैं, सेल इन द लार्ज क्वांटिटी एंड मैन्युफैक्चर द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, और यही हमारे पास हेल्प करता है एक ह्यूज अमाउंट में बायोटेक के प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पीछे, यस यू में प्रोबेबली अपीयरेंस द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल। अब मैं आपको थोड़ी सा कंसेप्ट समझाता हूँ। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर 6th या फिर 7th क्लास के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, हाँ आपस में मिलते हैं, उसमें मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा दोनों के दोनों आपस में मेट करते हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट फॉर्म ही नहीं होता। अब खुद बताना, जब दो लोग आपस में मिल रहे हो और एक तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है, आपने फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिकल चेंजेस क्या होता था, जिसमें दो प्रोडक्ट को मिक्स करके एक तीसरा नया प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसे ही तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो लोगों के मीटिंग करने से एक तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है तुम्हारे पास, वो बच्चा बन रहा है जिसके अंदर ना तो 100% माँ की प्रॉपर्टी है, ना तो 100% पापा की प्रॉपर्टी है, उसके पास अपनी ही खुद की एक प्रॉपर्टी है जो कि सिमिलर है उसके पापा और मम्मी के। यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां या फिर कुछ ना कुछ उसके पास ज़्यादा आ रहा है, वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं। तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका रिलेटेड है इवोल्यूशन से। अगर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इवोल्यूशन नाम की चीज़ भी नहीं आती। किस लिए? क्योंकि जब तक हमारे पास जानवर उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू नहीं करेंगे, उस इन्वायरमेंट में जीना नहीं सीखेंगे, तब तक उनके पास इवोल्यूशन होगा ही नहीं। बात करते जैसे अब हमारे पास बंदर हुआ करते थे, पहले बंदर के पीछे पूंछ हुआ करती थी, उस पूंछ का लोगों ने यूज़ करना छोड़ दिया, उन बंदरों ने उस पूंछ का यूज़ करना धीरे धीरे कम कर दिया। अब धीरे धीरे कम कर दिया, वो अपने नेक्स्ट जैसे मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अगले प्रोजेनी रिप्रोडक्शन करते हैं, करते उनके जो लास्ट वाले प्रोजेनी थे उनको ये बात समझ में आ रही थी कि भाई पूंछ का यूज़ तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब पूंछ का यूज़ नहीं हो रहा तो उसके बाद अब वो पूंछ आए क्यों भाई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चलते वेरिएशन आ गई, यानी कुछ ना कुछ चेंज हुआ उनकी बॉडी के अंदर। क्या चेंज हुआ, उनकी पूंछ गायब हो गई। इतनी बात समझ में आ रही है। तो और हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो चेंज नहीं होती कभी भी, क्योंकि भाई हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना तो उसमें कभी भी गैमेट बनते, और गैमेट नहीं बनते तो हमारे पास जो बच्चा पैदा होता है वो 100% एग्जैक्ट क्लोन होता है अपने मम्मी या फिर पापा के, किसी एक के, दोनों के नहीं, किसी एक के। इतनी बात समझ में आ रही है। बात करते हैं, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, प्रोड्यूस यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडिंग वेरी ऑफ्टन दैट लीडिंग टू एन इंक्लूजन एंड द मैनिपुलेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायरेबल जीन। अब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, यानी पुराने जमाने की, वो लोग क्या करते थे, उन्हें बायोटेक्नोलॉजी का ज्ञान तो था लेकिन ये नहीं पता था इसे बायोटेक बोलते हैं। उन्हें बस ये पता था कि इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। उन्होंने क्या किया भाई, वो डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स लेते थे। उन्होंने भाई जैसे आपने अभी के टाइम पे बहुत सारी तरीके की काऊ देखी होंगी, वो काऊ आई कहाँ से, बहुत सारे तरीके के डॉग्स देखे होंगे, कुत्ते देखे होंगे, वो डॉग्स की ब्रीड आई कहाँ से। तो ये सारी की सारी ब्रीड लाने के पीछे हमारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी छुपी हुई है, ठीक है। वो क्या करते थे, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमने स्पीसीज अलग कर दी। मैंने माना कि कुत्तों की एक स्पीसीज है और दूसरी स्पीसीज है, उन दो कुत्तों के अलग अलग स्पीसीज को आपस में मेट करा दिया, दो अलग अलग कुत्तों की ब्रीड को आपस में मेट करा दिया, और उसके बाद जो तीसरी ब्रीड बनती है तो वो एक नई ब्रीड बन जाती है। तुमने खुद भी देखा होगा, मानो एक जो बैल है उसका जो स्पर्म है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब खुद बताना, जब हम उस स्पर्म को किसी गाय या फिर किसी भैंस के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो उनका जो बच्चा होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पैदा होगा, खुद सोचो। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे बात करते हैं द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड्स क्रिएशन
recombinant DNA used for the gene cloning and the gene transferring occurrence and the limitation and allows us to isolate and the introduce only one set of desirable gene without introducing desirable gene द टारगेट ऑर्गेनिजम्स। अब भाई हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स होते हैं इनको यूज़ करने के लिए? हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम जीन के साथ जोड़ देते हैं। जीन के साथ जोड़ने के बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र किया जाता है, ओवरकम द लिमिट्स ऑफ, अब ओवरकम कर दिया जाता है सारी लिमिट्स को। मतलब जो इंसान या फिर जो जानवर के अंदर हम उसे डाल रहे हैं, उस जानवर के अंदर उसके फिनोटाइप सारे चेंज हो जाते हैं। बात करते हैं भाई कैसे बनता है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो भाई हमारे पास ये बैक्टीरिया है, अभी बाकी सारी चीज़ें क्या है उस सबको छोड़ दो, हमारे पास ये बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया है और ये हमारे पास डिजायर्ड जीन है, मानो हमारे पास ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। अब खुद बताना, इसके पास खुद का डीएनए होगा, और डीएनए और जीन में क्या अंतर होता है? डीएनए हमारे पास पूरा एक थ्रेड होता है, उस पर इंफॉर्मेशन से अभी हमें मतलब नहीं है, इंफॉर्मेशन से या फिर जीन से। अब जीन हमारे पास क्या होता है? डीएनए का वो छोटे से छोटा धागा जिस पे इंफॉर्मेशन हो कुछ ना कुछ, यानी उसकी बॉडी का कलर, उसकी आइज का कलर, ठीक है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन छुपी हो। अब मानो ये हमारे पास कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट था, आपने इसके जीन को आइसोलेट कर लिया, ये आप जो आपको दिख रहा है जीन है ये, ठीक है, इसको आपने आइसोलेट कर लिया, मतलब डीएनए को कट किया और इसको बाहर निकाल लिया। अभी कट कैसे किया, जोड़ा कैसे, वो सब बताऊंगा, लेकिन अभी बस यहाँ पे देखो, डीएनए में से जीन निकाल लिया और यहाँ से इन्होंने ये प्लाज्मिड निकाल लिया। प्लाज्मिड क्या होता है भाई? प्लाज्मिड हमारे पास, अब खुद बताना कि मैंने डीएनए को अगर ऐसे किसी भी बॉडी के अंदर घुसा दिया इंजेक्शन के थ्रू, तो क्या वो खुद को मल्टीप्लाई कर पाएगा? मतलब खुद के बहुत ज़्यादा कॉपीज बना पाएगा? जाहिर सी बात है नहीं, उसके पास ये टेंडेंसी नहीं है। तो अब खुद बताना, क्या हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो किसी की बॉडी में घुस के इस जीन को डबलिंग कर पाए? अब खुद देखना है यहाँ पे, ये जो प्लाज्मिड है इसके पास एक ओआरआई साइट होती है, जो ब्लैक डॉट दिख रही है ये ओआरआई साइट है। इसका काम क्या होता है भाई? इसको मल्टीप्लिकेशन करना, इसकी मतलब बहुत तेजी से इस चीज़ की कॉपी बनाना। अब आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था इन दोनों को जोड़ दिया और आपने फॉर्म कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आगे की बात करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब मैंने किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब किसी बैक्टीरिया के अंदर घुसेड़ दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जब वो बैक्टीरिया के अंदर घुसेड़ने से सारा काम नहीं होता, अब जब वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है, वही चीज़ देखो मल्टीप्लाई हुई है नहीं हुई, उसके बाद ये अगेन रिप्रोडक्शन करता है, ये देखो और ये देखो, ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं और ये जीन क्लोनिंग के थ्रू हुए हैं। जीन क्लोनिंग का मतलब ये सारे के सारे एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे के। अब खुद देखना है, जो पहले वाला प्लाज्मिड था या फिर जो पहले वाला बैक्टीरिया था और ये वाला बैक्टीरिया, इन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा होगा। ये किसी दवाई को खा के मर जाएगा और ये उस दवाई से बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब हम भाई कैसे बनाते हैं? अब मेरे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। इसके पास भी खुद का एक प्लाज्मिड होता है। इस प्लाज्मिड को हमने निकाल लिया भाई बाहर, इसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया। आगे की बात करते हैं, हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो किसी भी एंटीबायोटिक से आपको बचा पाए। मतलब अगर मेरे पास कोई कीड़ा है या फिर कोई मच्छर है, हम उसके ऊपर काला हिट मार देते हैं वो मर जाता है, हम किसी कॉकरोच पे लाल हिट मार देते हैं वो मर जाता है, ठीक है। क्या हो अगर वो कॉकरोच या फिर वो मच्छर लाल और काला हिट मारने के बाद मरे ही ना? तो ऐसा ही सैल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड मैंने निकाला पहले और उस प्लाज्मिड को इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिया, जो कि जीन रिस्पॉन्सिबल था किसी भी एंटीबायोटिक से बचाने के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने घुसा दिया ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास कोई भी किसी भी एंटीबायोटिक से वो मर जाएगा, मतलब वो हद वीक बंदा है और ये आपके ही गट्स में पाया जाता है, अभी नहीं, आपकी ही गट्स में पाया जाता है, यानी आपके ही पेट में पाया जाता है। अब देखना, इसके अंदर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुसा दिया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इसने हज़ारों के तादाद में बहुत सारे अपने ई कोलाई बनाए, और ये जो ई कोलाई है ये अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थे, मतलब अगर मैं इनके ऊपर कोई दवाई गोली डालता हूँ तो भी ये बच जा रहे थे। नेक्स्ट, यस भाई बात करते हैं यू हैंस देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स ऑफ। अब भाई मेरे को, मैं मानूं मैं अपने आप को साइंटिस्ट मान रहा हूँ आज, ठीक है। मेरे साइंटिस्ट मानने के पीछे क्या राज है? क्योंकि मैं आज अपने आप को एक
एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने वाला हूँ, तो उसको बनाने के लिए भाई मुझे करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, मतलब सबसे पहले तो हमें डीएनए को डिटेक्ट करना पड़ेगा ताकि उसमें से वो डिजायर्ड जीन निकाल पाए, यानी अपनी इंफॉर्मेशन जो हमें आगे लेके जानी है उस इंफॉर्मेशन को निकाल पाए। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, मतलब अपने जो डीएनए हमने निकाला है उसको होस्ट के अंदर घुसा पाए। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे की बात करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड द ट्रांसफर टू द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब भाई खाली घुसा देने से और उसको फेंक देने से तो कुछ होगा नहीं, यानी हम पेड़ पौधे उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाने के बाद क्या हम उसे पानी बिना दिए जिंदा रख सकते हैं? ऐसे ही जिसके अंदर हमने ये चीज़ अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है उसको आगे के लिए सर्वाइव करने के लिए भाई उसको खाना पानी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? ठीक है, तो उसका भाई मेंटेनेंस करना, उसकी बॉडी में जो हमारे पास डीएनए गया उस चीज़ का मेंटेनेंस करना भी बायोटेक्नोलॉजी के एक स्टेप है। नेक्स्ट, हाँ आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले भाई आता है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब तुम खुद बताना, घर बनाने के लिए अलग अलग सामान लगता है नहीं लगता? लगता है भाई ऑब्वियसली। तो भाई ऐसे ही हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको बनाने के लिए भी अलग अलग सामान लगता है, जिसके अंदर से पहला काम क्या होता है, उसके लिए टूल क्या लगता है? सबसे पहला काम होता है डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, मतलब हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो डीएनए को मैनिपुलेट कर सके, उसकी पूरी केमिस्ट्री चेंज कर दे। वो पहली चीज तो क्या, उसको काटने वाला कोई चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं इस चीज को। सीजर का मतलब क्या होता है? कैंची का मतलब जो चीज कोई काटता है। तो हमारे पास क्या बात है, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये भी कैंची है एक तरीके की। ये कैंची किसको काटती है? डीएनए को काटती है। दूसरी बात, पॉलीमरेज एंजाइम। अब आपने वो छोटा सा एक पार्ट निकाल लिया, क्या वो छोटा सा पार्ट आगे ग्रो करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी है? नहीं है। तो इसीलिए हमें पीसीआर की या फिर पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ये एंजाइम क्या करता है, हमारे पास उस छोटे से पीस ऑफ डीएनए को क्या करता है, डबलिंग यानी उसके मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देता है, मतलब हद से ज्यादा कॉपीज बना देता है। उसके बाद लाइगेज एंजाइम, किसी भी चीज को, जैसे फेविकॉल का काम होता है किसी भी दो चीज को आपस में जोड़ना एडहेसिव की तरह, ऐसे ही लाइगेज का काम होता है। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। मॉलिक्यूलर ग्लू का मतलब ये डीएनए को जोड़ता है, एक डीएनए को दूसरे डीएनए से जोड़ देता है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे की बात करते हैं। अब हमने डीएनए को काट लिया, ठीक है, उसके बाद जोड़ दिया, लेकिन अब हमारे पास कोई उसको बिठा के लेके जाने वाला भी तो होना चाहिए। तो वेक्टर क्या होता है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर व्हीकल होता है, मतलब जो उस डीएनए को पीस को उठाएगा और दूसरे की बॉडी में घुसाने के लिए जाएगा। तीसरी चीज, होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब भाई हमने पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, उसको गाड़ी पे भी बिठा दिया, लेकिन उस गाड़ी को कहाँ पे घुसाना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास कोई ना कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म भी तो होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, आगे की बात करते हैं। इन ईयर 1963 देयर आर 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफाज। अब भाई सुन लो कि क्या होता है। तुम्हारे पास बैक्टीरियोफाज एक चीज होती है, ठीक है, ये तो मारकर भी नहीं दिख रही। हाय हम थक गए, रुक जा भाई, ऑफ कर देते हैं, पता चले कुछ हो ही नहीं रहा।